अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 4B को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसकी हम प्रीवियस 2 वीडियोस में काफ़ी डिटेल में उसका कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं और टिल क्वेश्चन नंबर 7 हम वहाँ तक सॉल्व भी कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 4B जो है वो बेस करती है अलजबरा के ऊपर। अलजबरा क्या होता है, उसमें वेरिएबल्स क्या हैं, कोफिशिएंट क्या है, अलजब्राइक टर्म, अलजब्राइक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, ये जितने भी कंप्लीट जो फंडामेंटल ऑफ अलजबरा जिसको हम कह सकते हैं, इसके बारे में हमने जो 4B का पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल में देखा। फिर जो आपकी अलजबरा की जो आगे चीज़ें जब चलती हैं, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, अगर दो सेम वेरिएबल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो रूल क्या है, उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो रूल क्या है, ये सब हमने 4B की जो पार्ट 2 की वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल में देख लिया था। तो अगर तो आप वो वीडियो देख के चलते आ रहे हैं साथ, तो फिर तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको चीज़ों का पता चल जाए और आगे आपके क्वेश्चन नंबर 8 से जो ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाए। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी यही हमें करना था कि हमें सिंप्लीफिकेशन करनी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्यूशन में आते हैं। हमें करना क्या है कि ए पार्ट का जो क्वेश्चन है उसको लिख लें, वो है 15x प्लस इंटू -7y प्लस इंटू -18x और प्लस 4y। अब देखें, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले आप देख चुके हैं कि आपको ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करना होता है। उसको जब सोल्यूशन लिखेंगे हम, मतलब ए पार्ट का सोल्यूशन, यहाँ से अगर आप चाहें तो आप इसको रेज कर दें कि आपको पता हो कि हम ए पार्ट ये लिखा है और ये उसका सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। सो अब होगा क्या, आप ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस माइनस से जब मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो दैट कैन बी रिटन एज 15x प्लस माइनस माइनस 7y। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18x और यहाँ हो जाएगा प्लस 4y। सो ये आपका है कि अब आपने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर ली, साइन। अब इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है लाइक टर्म्स का। अब लाइक टर्म्स कौन कौन है, 15x 18x ये लाइक टर्म्स हैं और 7y और 4y क्या है, आपस में लाइक टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख लिया करते हैं, दैट मीन्स 15x और -18x ये एक साथ लिखा जाएगा और जो -7y और प्लस 4y है ये एक साथ लिखा जाएगा। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, बता चुका पहले मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ अंडरस्टूड सी बात है, साइन किसका हुआ करता है, प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस, 18 से 15 जाएँ 3x बचता है, साइन हमेशा लगता है बड़ी टर्म का। ये चैप्टर नंबर 1 का जो कंप्लीट हमारा कॉन्सेप्ट था प्लस माइनस का, नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 जाए तो 3 बचता है, साथ में वेरिएबल y चलेगा और बड़ी टर्म का साइन आता है। सो 3x माइनस 3y। अब y एक बार क्यों लिखा गया, यहाँ पे x 2 टाइम्स था। ये लाइक टर्म का जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर मैं बार बार कह रहा हूँ, वो क्योंकि हम चलते आ रहे थे और हमें वो पता है कि हम वो डिटेल में देख चुके हैं, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूव करते हैं अपने बी पार्ट की तरफ कि हमें उसमें किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। ओके, बी पार्ट देखें। बी पार्ट है आपका -3x। अब यहाँ चाहें तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस -5y, क्योंकि अभी तो आपने क्वेश्चन को लिखा, बात यहाँ ज़रूरी नहीं है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 10y आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा माइनस का 7x। चाहे वो मतलब आपका तरीका वही है कि आपने पहले क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा। तो ये आपके सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है। तो दैट मीन्स मैं अब बी पार्ट का सोल्यूशन ही लिख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। अब क्या होगा, इसमें लाइक टर्म्स कौन है, तो -3x और -7x। अब मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा, वो तो जस्ट आपको बस बताने के लिए या याद करवाने के लिए था। अदरवाइज तो आपको पता है कि x लाइक का मतलब भी क्या है कि वेरिएबल सेम होना। तो x के वेरिएबल सेम है, उन्हें सेम किया और जहाँ y के सेम थे उन्हें साथ लिखा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 7 10 हो जाएगा, बड़ी टर्म का साइन आता है और साथ में x, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 जाए तो 5 बचता है, साथ में y, साइन किसका आता है, हमेशा बड़ी टर्म का। सो ये आपका क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर। बहुत सिंपल है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो पता हो, उस चीज़ को आप लेके चलें साथ, तो बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब सी पार्ट का भी मैं सोल्यूशन ही लिखूंगा क्योंकि आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन करते जाएँ, ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस प्लस 2y माइनस 8x एज इट इज़ और लास्ट में माइनस माइनस प्लस 12y। अगेन लाइक टर्म्स कौन कौन है, y वाली और x वाली एक साथ लिख लें, 9x माइनस 8x प्लस 2y और फिर लास्ट में प्लस 12y। अब देखें क्या होगा यहाँ पे,
9x माइनस 8x कितना होता है 1x, मतलब 9 में से 8 जाए तो 1 बचता है। तो क्या हम 1x लिखेंगे? नहीं, हम जस्ट x लिखेंगे, बिकॉज हम x का जो कोफिशिएंट अगर 1 है तो वो नहीं लिखा करते, वो अंडरस्टूड सी बात है। प्लस 2y प्लस 12 प्लस 2 कितना होता है 14, तो प्लस का 14y आ जाएगा। अब यहाँ ये तो आंसर है, ठीक है, आपका ये सोल्यूशन का आंसर आ चुका। यहाँ लिखने के लिए मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि x का कोफिशिएंट जहाँ कुछ ना हो, अंडरस्टूड सी बात 1 होता है, जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ साइन किस चीज़ का होता है, प्लस का होता है। तो ये तो था आपका सी पार्ट। अब देखते हैं कि आपको डी पार्ट के अंदर किस चीज़ को सॉल्व या सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। डी पार्ट लिख लें। डी पार्ट क्या है, ये भी इसका भी मैं सोल्यूशन लिखूंगा, बिकॉज आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है। तो -7x जो कि फर्स्ट टर्म थी, माइनस माइनस प्लस 15y जो कि सेकंड टर्म है आपकी, माइनस माइनस प्लस 2x और लास्ट में प्लस माइनस माइनस 6y। अगेन लाइक टर्म्स कौन है, x वाली, इनको एक बार साथ लिख लें, -7x प्लस 2x और यहाँ पे प्लस 15y माइनस 6y। सो ये तो आपने लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 7 में से 2 जाए तो क्या बचेगा 5x बचेगा। साइन किसका आता है हमेशा, बड़ी टर्म का। प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 जाए तो 9 बचता है, साथ में वेरिएबल y था, साइन किसका आता है बड़ी टर्म का। सो -5x प्लस 9y इज योर आंसर। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया आपने, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। अगर आपको वो रूल्स याद हो प्लस माइनस के, कि बड़ी टर्म का साइन कब आता है, छोटी टर्म का साइन कब आता है, और आपने प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो लाइक टर्म का, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 देखें, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अगेन क्या करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सोल्यूशन लिखें। देखें ए पार्ट आपके पास क्या है कि 1/4x प्लस 1/3x, ये x साथ डिनोमिनेटर के अंदर ही है। मुझे एक बात बताएं, इससे पहले जब भी आप कभी ऐसी फ्रैक्शन को सॉल्व किया करते थे, सिंपल नंबर्स की बात करूं तो कैसे सॉल्व करते थे। देखें अगर कहीं लिखा था 1/5 प्लस 2/3, तो क्या तरीका था कि डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो फ्रैक्शंस ऐड होती हैं। या कहीं लिखा हो अगर 2/7 माइनस 3/9, अब क्या करें कि 7 और 9 का एलसीएम लें, इनके डिनोमिनेटर सेम करें, फिर ये सॉल्व हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल यही जो कॉन्सेप्ट है आपका डिनोमिनेटर को सेम करने का, सिंपल नंबर वाला, वही यूज़ होगा यहाँ अलजबरा के अंदर। अब देखें यहाँ पे एक्स का जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपके लिए ये फ्रैक्शन है, अलजब्राइक एक्सप्रेशन ऐसी लिखी हुई जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है। सो आपने जस्ट क्या करना है, इसकी जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम करना है बाय यूजिंग द सेम रूल। तो क्या करेंगे हम, यहाँ भी देखें, यहाँ भी हमारा क्या होगा कि आपके पास नंबर कौन सा है 4 और 3, तो आप एलसीएम ले लें 4 और 3 का। क्या एलसीएम आता है, 2 2s are 4, 3 as it is, again 2 1s are 2, 3 as it is, और लास्ट में 3 1s are 3। सो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आपका आ गया 2 2s are 4, 4 3s are 12। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दो डिनोमिनेटर्स को 12 बनाना है। तो बताएं ना ज़रा कैसे बनता है 4 12 बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करने से। तो मतलब सोल्यूशन आप यहाँ पे लिख लें। पहले तो आपने पार्ट लिखा, इसको आप बेशक रेज कर लें। सो अब आपने ए पार्ट लिखने के बाद उसका सोल्यूशन स्टार्ट किया। सो अब मुझे इस 4 को 12 बनाना है। तो क्या तरीका है कि इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये x है और ये 3 है, ठीक है। इन साइन में आपने मतलब इसलिए मैंने इतना गैप दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो काम डिनोमिनेटर में होता है वही न्यूमिनेटर में भी होता है। आपको पता है, फ्रैक्शन आपने पिछले वीडियोस में सॉल्व किए हैं। अब आपके पास यहाँ पे 3 है, 3 4 कैसे 3 12 कैसे बनेगा, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही टर्म ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करें ना, 1 3s are 3 डिवाइड में 12x प्लस 4 1s are 4 डिवाइड में 12x। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, इन्हें हम एक बार लिख सकते हैं। तो ये आ गया 12x, ऊपर आ जाएगा 3 + 4, तो ये कितना होगा 7/12x। अब ना तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं ना आप कुछ और, तो ये आपका क्या है आंसर है इस पार्ट का। सो सिंपल सी बात ये याद रखें कि अलजबरा में भी फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हुए जो कॉन्सेप्ट है वो सेम यूज़ होगा नॉर्मल फ्रैक्शंस वाला, जिसमें हम एलसीएम लेके क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर को सेम किया करते थे और फिर उन्हें हम सॉल्व किया करते थे। ज़रा बी पार्ट देखें। बी पार्ट में अगेन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने क्वेश्चन लिख लें, वो है 2/5y माइनस 1/3y। अब बताएं क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको 5 और 3 का एलसीएम लेना है, तो रफ वर्क में एलसीएम ले लें। क्या होता है 3 1s are 3, 5 as it is, 5 1s are 5। तो ये आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 5 3s are 15। अब आपने क्या करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को 15 बनाना है। तो बताएं ना ज़रा ये 5y 15 कैसे बनेगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 1/3y ये 15 कैसे बनता है, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 5 से कर लें। तो 2 3s are 6 डिवाइड बाय 15y।
माइनस 5 1 जार 5 डिवाइड बाय 15y। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, उसे एक बार लिखें 15y, ऊपर आ गया 6 माइनस 5 विच विल बी इक्वल टू 1/15y। तो अगेन वही, अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आप नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो। ओके, नेक्स्ट देखें ज़रा सी पार्ट। सी पार्ट आपको क्या चीज़ सॉल्व करनी है, अगेन पहले फ्रैक्शन लिखें -3/7a। अब यहाँ साइन का जो है वो ख्याल करना है आपको, प्लस 3/5a। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, आपको क्या करना है, आपको इसका एलसीएम लेना है। 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है, लेकिन आप लेके चेक कर लें, बिकॉज 5 1 जार 5, 7 एज इट इज़, ये 1 आ जाएगा, ये 1, तो अब 5 7 जार 35 वुड बी योर एलसीएम। अब 5 7 35 कैसे बन सकता है कि जब मैं 7a को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो दैट मीन्स मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा। सिमिलरली ये 5a 35 कैसे बनेगा, जब 7 से मल्टीप्लाई हो तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लिकेशन, तो 3 5 जार 15 माइनस का 15, चाहे तो आप यहाँ पे इक्वल टू लिखते जाएं ताकि आपको पता हो कि ये आपका स्टेप नेक्स्ट है। 3 5 जार 15, नीचे 35 हो जाएगा, और साथ में वेरिएबल जो चलता जा रहा है उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसमें तो कोई आपने चेंजेस नहीं की, इसलिए वो सेम चलता जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए, उसे एक बार लिखें जो कि है 35a, ऊपर आ जाएगा -15 प्लस 21। बताएं ज़रा, प्लस माइनस, -21 में से 15 जाए तो कितना बचा करता है, 6, और 6 किसका आएगा, प्लस का, बिकॉज बड़ी टर्म का साइन लगता है। तो बड़ी टर्म का साइन क्या हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये अंडरस्टूड सी बात है, जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ साइन प्लस का हुआ करता है। तो 6/35 ये आपके सी पार्ट का आंसर था। बिल्कुल लास्ट पार्ट देख लें कि उसमें आपको किस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। डी पार्ट देखें, 9/4b, अब वेरिएबल चेंज करके उसने b कर दिया, -4/3b। अगेन 4 और 3 का एलसीएम अभी आपने लिया था प्रीवियस, अगेन आप ले भी सकते हैं रफ वर्क में, 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है। अब मैं 12 कैसे बनाऊंगा, अब 4b को 12 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 3 माइनस 3b 12 कैसे बन सकता है, 4 से मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स जो नंबर ऊपर लिखा है उसको भी 4 से करना पड़ेगा। ओके, 4b 12 से हुआ तो 12b आ गया, ऊपर 9 3 जार 27 होता है, माइनस यहाँ 16 आ गया, नीचे 12b आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो उन्हें हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, ऊपर आ गया 27 माइनस 16। बताएं ज़रा, 27 माइनस 16 प्लस माइनस माइनस, 27 से 16 को करेंगे माइनस, तो 11/12b। तो क्या ये आगे डिवाइड होगा या सिंप्लीफाई होगा, बिल्कुल भी नहीं, और जो प्लस का साइन है वो अंडरस्टूड है, वो भी हम नहीं लगाएंगे। तो बहुत सिंपल है, जस्ट आपको याद ये रखना है कि सिंपल जो फ्रैक्शन की जो सिंप्लीफिकेशन थी प्लस माइनस की, वही लेके चलें। हमने एलसीएम लिया और हमने उनकी डिनोमिनेटर को सेम करके सॉल्व किया। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 का देखें, 2 पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट कह रहा है कि सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशन, कि आपको एक एक्सप्रेशन दी जा रही है उसको सिंप्लीफाई करके लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम भी फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन ही लिखेंगे कि आपको एक्सप्रेशन क्या दी हुई है, 3q प्लस इंटू माइनस q माइनस 7r माइनस इंटू माइनस 8p और लास्ट में माइनस q प्लस 2r। अब यहाँ पे आपको देखना जस्ट ये है कि ब्रैकेट्स को ओपन कैसे करना है, कौन सी टर्म कहाँ लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब ज़रा आप इस पर फोकस करें। अब आप ओपन करते जाएं, ये आपकी जो फर्स्ट टर्म है ये p है, q नहीं है, इसको आप ज़रा चेंज कर लें कि ये जो आपकी टर्म है ये 3q, ये लिखा ऐसे हुआ लेकिन ये जो है ये 3p है। ओके, इसको ओपन करें ज़रा। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में लिख रहे हैं, मतलब आप सिंप्लीफिकेशन, ये तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में भी की, 10 में भी की, 8 में भी की, कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। प्लस माइनस माइनस, ये q हो जाएगा, माइनस 7r हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8p हो जाएगा, माइनस q और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस का 2r। लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिख लें। तो यहाँ 3p है और यहाँ 8p है, इनको ज़रा साथ लिखें ना, मतलब 3p प्लस 8p। अब मुझे बताएं 8p का साइन कौन सा है, ये प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं हम, जो पहले साइन लिखा होता है वो 8p का साइन है, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, माइनस q ये वाला, अब दूसरा q किधर है, ये, तो इस माइनस q को भी साथ लिख लें ताकि आपकी लाइक टर्म्स एक साथ लिखी जा सके। लास्ट में माइनस 7r और 2r यहाँ पे रह गया है, तो अब आपने क्या किया, p q r की जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिख लिया। अब सिंप्लीफिकेशन आसान हो गई, प्लस के दोनों, 3 + 8 11 होता है, तो 11p। ओके, माइनस माइनस प्लस, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो कौन हुआ करता है, 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, साइन किसका रहेगा, बड़ी टर्म का, तो -2q। ओके, प्लस माइनस माइनस,
7 में से 2 जाए तो कितना बचता है 5, और साथ वेरिएबल आर, साइन किसका आता है बड़ी टर्म का। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने 11p माइनस 2q माइनस 5r, ये आपका आंसर आया फर्स्ट पार्ट का, जिसमें क्या करना था आपको जस्ट सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आना था कि इसके बाद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। अब इसका कोई आंसर मजीद नहीं हो सकता जब तक हमें सेकंड पार्ट ना करना पड़े। आपको जो सेकंड पार्ट है उसको आप जब इसको लिखेंगे, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू -1 होल 1/2। ये मिक्स नंबर है, मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ था, क्वेश्चन समझ में समझा देता हूँ अभी। एंड r इज इक्वल टू -5, मतलब ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर था, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या एक्सप्रेशन थी 11p माइनस 2q माइनस 5r, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या मतलब होता है वैल्यू का, प्रीवियस वीडियो आप देख चुके हैं कि जिस वेरिएबल की वैल्यू दी जाए वो खाली हमने पुट करनी होती है। तो बताएं ना, p की जगह p की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी, लिख दी हमने। -2 इंटू q की जगह वैल्यू क्या आएगी, अब ये लिखा हुआ है बेसिकली -1 होल 1/2, ये मिक्स नंबर है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, कहता है -5, r की जगह r की वैल्यू क्या है -5, ये पुट कर दें। इसको अब सॉल्व करना है हमने। तो देखें ज़रा, 11 2 क्या हो जाएगा 22 माइनस, अरे इसको सॉल्व करें, मिक्स नंबर जब चेंज होता है तो क्या चेंज होता है 2 1 2, 2 + 1 3, सो -3/2, ये आपके मिक्स नंबर को चेंज करने का बाद है। और ये माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका आंसर आ गया। कैसे कि ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन हो रही है और आपको पता है आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। थोड़ा सिंपल हो गया कि आप आंसर लिखेंगे कि 22 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 2 हो चुका है कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 और लास्ट में है प्लस 25। तो इस सब का आंसर क्या आएगा 22 + 3 25, 25 + 25 कितना आ जाएगा 50, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन 10 में आपने दोनों काम किए, सिंप्लीफिकेशन भी की एक्सरसाइज इसमें आप कर रहे थे, और साथ में वो जो वैल्यू फाइंड करने का आपको शुरू में क्वेश्चन 1 2 में तरीका सीखा था आपने कि अगर वेरिएबल की वैल्यू पता हो तो आप कैसे पुट करेंगे तो आंसर आएगा। दोनों काम एक साथ किए आपने क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। सो अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप अलजबरा को यूज़ होता हुआ देखेंगे कि एक्सप्रेशन बनती कैसे, जिसको भी आप सिंप्लीफाई करके आ रहे हैं, जिसको आपने सॉल्व किया, वो एक्सप्रेशन बनेगी कैसे, वो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में देखना है। राज इज़ 12m ईयर्स ओल्ड, कहता है राज कोई एक पर्सन है, वो 12m ईयर्स ओल्ड है। m यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कुछ को मंथ को शो नहीं कर रहा। m इज़ जस्ट अ वेरिएबल, जैसे आपके पास x और y होते हैं ना वेरिएबल, m यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल है। तो कहता है राज जो है वो 12m ईयर्स ओल्ड है। हिज सन वॉज बॉर्न व्हेन ही वॉज 9m ईयर्स ओल्ड, मतलब उसका बेटा पैदा हुआ तब जब उसकी एज क्या थी 9m ईयर्स ओल्ड। अब हमें m तो पता नहीं है ना कि m क्या है, इसमें हमने जस्ट ये करना है कि हमने इस एक्सप्रेशन को बनाना है कि हमें नंबर और वेरिएबल के साथ प्ले करना आता है या नहीं आता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन से, जो गिवन क्वेश्चन है, दो बातों की इन्फॉर्मेशन मिली कि राज की आज की एज क्या है 12m ईयर्स ओल्ड। डजेंट मैटर कि m की वैल्यू क्या है, किससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा। मे बी m 5 हो तो 12 5 = 60, मे बी m 2 हो तो 12 2 = 24। m तो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज करती है। सो हमें इस पर फोकस करना ही नहीं है, हमें जस्ट एक्सप्रेशन बनानी है। तो क्वेश्चन क्या है कि राज आज 12m ईयर्स ओल्ड है, तो उसकी एज, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखें, आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है। फाइंड राज एज 5 ईयर्स लेटर, अगर आज वो 12m ईयर्स था तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा बताएं ज़रा। मतलब आज अगर आप 12 ईयर्स के, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप आज 12 ईयर्स आपकी एज है तो 5 ईयर्स के बाद आपकी एज क्या होगी 12 + 5 17। तो यही यहाँ पे भी करना है कि आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा 12m, जो उसकी आज की एज है उसमें 5 ईयर्स ये वाले ऐड कर दें तो ये उसकी क्या बन जाएगी, एज बन जाएगी। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है, बहुत सिंपल। अब देखें इसमें कहीं आपने फोकस किया कि उसकी एज क्या है या 5 ईयर्स बाद क्या होगी, नहीं, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें जस्ट यहाँ पे सादा y लिख दें या YEARS ईयर्स लिख दें पूरा कि 12m + 5 ईयर्स के 5 साल बाद जो बंदा आज इतने साल का है 12m का, वो 5 साल बाद इतना हो जाएगा, उसमें 5 ईयर्स हम ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल फॉर्म में हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर बन गया। अब इंपॉर्टेंट है, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 ईयर्स टाइम। कहता है कि अब उन दोनों की, उसकी और उसके बेटे की एज का ऐड करें 5 साल बाद। तो हमें तो पता है कि जो राज है वो 5 साल बाद इतनी एज का होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। पहले तो ये देखें ना कि हिज सन, उसका जो बेटा है, हिज सन्स एज, उसकी एज क्या होगी आफ्टर 5 ईयर्स। या पहले ये देख लें कि उसके बेटे की एज आज क्या है,
हिज सन्स एज टुडे, आज उसकी एज क्या है बताएं। अगर राज 12 ईयर्स ओल्ड है, उसका बेटा पैदा हुआ जब वो 9 ईयर्स ओल्ड होगा, तो इसका मतलब है कि राज का जो बेटा है उसकी एज क्या है 12 जो राज की आज एज है, माइनस वो एज जब राज का बेटा पैदा हुआ था, तो 12m माइनस 9m 3m। मतलब आप सिंपल ये समझें कि m की वैल्यू है 3, 12 3s आर 36, यहाँ भी m 3 पुट होगा, 9 3s आर 27, तो 36 आज है राज की एज, 27 का था जब उसका बेटा पैदा हुआ था, तो बताएं उसके बेटे की एज क्या होगी। तो 36 माइनस 27 9, तो 3 3s आर, यहाँ भी रखेंगे m तो 9। तो ये जनरल फॉर्म है ना वेरिएबल, लेकिन आप उसको एग्जांपल की फॉर्म में समझ भी सकते हैं और पुट भी कर सकते हैं। सो ये उसके बेटे की आज की एज है, तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स हिज सन एज क्या हो जाएगा उसके बेटे की एज में 3m प्लस 5, यानी आज जो उसकी एज है उसमें 5 साल ऐड हो जाएंगे, यानी आज अगर वो 9 साल का था तो उसमें 5 ऐड कर दें, तो ये उसकी 3m प्लस 5 ईयर्स उसके 5 साल की बाद एज है। अब हमसे क्या कहा गया था, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, सो द सम। अब जो उनकी एजेस का सम है वो ज़रा करें ना, पहले राज की अपनी एज है उसको लिखें 12m प्लस 5, इसका सम करें किसके साथ, जो उसके बेटे की एज है 3m प्लस 5, दोनों ईयर्स की बात हो रही है, ब्रैकेट ओपन करें तो 12m प्लस 5 प्लस ब्रैकेट ओपन 3m प्लस 5, लाइक टर्म्स क्या होती हैं ऐड, तो 12 और m ऐड हो जाएंगी ना, तो 12 प्लस m 12m प्लस 3m कितना बन जाएगा 15m प्लस 5 कितना बनता है 10। सो दैट वुड बी द आंसर, कि उन दोनों की एज का सम जो है वो ये है, ये आपका आंसर था। तो क्या देखा आपने इसमें कि एक वर्ड प्रॉब्लम कैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाती है। अब जस्ट हमें यहाँ अगर m की वैल्यू दे दी जाए तो हम क्या बता सकते हैं, एग्जैक्ट एज बता सकते हैं, राज की भी, राज के बेटे की भी, आज भी बता सकते हैं, 5 साल बाद भी बता सकते हैं, 5 साल पहले भी बता सकते हैं। सो अलजेब्रा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जनरल फॉर्म में एक क्वेश्चन को समझ लें या बना लें तो उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू मिलने से आपका सारा काम कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जिसको आपने अलजेब्रा की फॉर्म में अप्लाई होते हुए देखा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12, Huxian bought 8 books at $W each and 7 pens at $M each. She had $3W plus 5M left. Find the amount of money she had at first. Again वही बात, वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन हमें जनरल फॉर्म में बात करनी है। कहता है हुक्सियन एक गर्ल है, उसने बुक्स खरीदी एट $W। अब $W जनरल फॉर्म में लिख दिया उसने, नहीं बताया $10 की बात कर रहा है, 20 की, 30 की, 100 जितनी मर्जी की बात कर रहा हो। हमने जनरल फॉर्म में उसको एक आंसर बना के देना है किस बात का, कि उसने इतनी बुक्स भी ले ली इतने पैसों की, उसने 7 पेन्स लिए इतने पैसों के, और आखिर में उसके पास इतने जो हैं वो बच भी गए। अब बताएं उसके पास टोटल मनी क्या थी एट फर्स्ट, शुरू में उसके पास क्या कुछ था। तो अब देखें अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जो उसके पास अमाउंट थी, क्वेश्चन ऐसे बनेगा अमाउंट ऑफ मनी शी हैड, कितनी अमाउंट ऑफ मनी थी उसके पास, कैसे पता चलेगा हमें। उसने 8 बुक्स ली ना, तो 8 को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, कितने की ली हैं उसने $W, ठीक है, प्लस 7 पेन्स लिए हैं उसने कितने के, उसको मल्टीप्लाई कर लें जो उसकी प्राइस है $M। ये अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस पर ब्रैकेट भी रख सकते हैं आप, ये बुक्स ये पेन्स, और लास्ट में उसके पास था क्या, उसके पास एंड पे $3W प्लस 5M लेफ्ट भी रह गए थे, मतलब बच भी गए थे उसके पास, ये भी हमने लिख लिया। अब हमसे क्या क्वेश्चन है कि हम इसको सॉल्व करें, तो बताएं जब 8 $W से मल्टीप्लाई हो, मतलब आपने 8 अपने ऊपर सोच के देखें इसको, 8 बुक्स लिए हैं आपने, ईच का मतलब हर एक की प्राइस बता रहा है आपको। आप अपने पास ना जनरली फॉर्म यहाँ पढ़ते हैं तो आपके पास रुपीज़ की बात हो रही है, आप 100 रुपीज़ की बात करें तो 8 बुक्स, अगर एक बुक 100 की है तो कितने की हो जाएगी 800, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी यही होगा कि जब 8 मल्टीप्लाई होगा तो डॉलर शुरू में आ जाएगा, डॉलर का सिंबल, 8W से मल्टीप्लाई हुआ तो 8W लिखते हैं। ये बात आपको पता है ऑलरेडी कि अगर कभी नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो 3 × B तो क्या लिखा जाता है 3B हमेशा।
कभी ना इसको B3 लिखते हैं ना कुछ और, ये इसके लिखने का तरीका है अलजबरा का, ये आपको सिखाया जा चुका है पहले। प्लस यहाँ पे क्या होगा, डॉलर फिर शुरू में 7m से मल्टीप्लाई हुआ तो 7m प्लस यहाँ पे डॉलर को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, मतलब ब्रैकेट ओपन कर दें या इसी तरह लिखा रहने दें, बाद में आप कॉमन ले लीजिएगा। तो डॉलर इंटू 3W जो फर्स्ट है, प्लस अगेन डॉलर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा 5m। अब आपके पास लाइक टर्म्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब में डॉलर आ रहा है, डॉलर बाहर कॉमन ले लें, उससे जान छुड़ा लें अपनी। अब वेरिएबल्स रह गए 8W 3W, इसको एक साथ लिखें बिकॉज ये लाइक टर्म्स में आता है, प्लस 7m ये वाले और प्लस 5m ये वाले, इनको ऐड करें, यहाँ डॉलर का सिंबल चलता जा रहा है। मुझे बताएं 8 प्लस 3 कितना होता है 11W, प्लस 7 प्लस 5 कितना होता है 12m। So that is the amount of money in dollars that she had at first, कि जब वो आई थी मार्केट में शॉपिंग करने तो ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो अपने साथ लेके आई थी। और अब आपने क्या किया, उन्होंने बुक्स को ख़रीद लिया, पेन्स खरीद लिया, इतने पैसे उनके पास बच भी गए। सो ये वो स्टार्टिंग मनी है। अब अगर W और M की वैल्यू पता हो तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि उनके पास कितने डॉलर्स थे। तो ये अलजबरा अप्लाई हो रहा है रियल वर्ल्ड में वेरिएबल के साथ। वेरिएबल क्या होता है, चीज़ में वेरी आना, चेंज आना। सो ये अलजबरा की रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13, एट अ फेमस रोटी पराठा शॉप फॉर एवरी 2 people who order एग पराठा देर आर 5 people who order प्लान पराठा। मतलब आप देखें आपके पास जो क्वेश्चन है वो अगेन रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि ऐसा होता है कि आपके पास एक फेमस शॉप है जहाँ पे रोटी पराठा, मतलब कोई भी वैसा जनरल नाम दे दिया उसने, कहता है वहाँ पे जो लोग आते हैं लेने के लिए वो जनरल बता रहा है आपको कि हर 2 लोग जितने में एग पराठा को ऑर्डर करते हैं इतने में 5 लोग प्लेन पराठा ऑर्डर कर चुके होते हैं। तो आपके पास जो मतलब एक पैटर्न बन रहा है वो ये कि फॉर एवरी 2 people, आपने वहाँ खड़े हुए ऑब्जर्व किया, लेट सपोज आप वहाँ खड़े हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग आ रहे हैं, मतलब लेट सपोज एक साथ जब बल्क आया लोगों का तो आपने देखा जितनी देर में 2 लोग मतलब ऑर्डर करते हैं एग पराठा, इतनी देर में 5 लोग जो हैं वो प्लेन पराठा ऑर्डर कर चुके हैं। ये रेशो है। तो मतलब क्या हुआ कि प्लेन पराठा जो है उसका ऑर्डर ज़्यादा है और जो एग पराठा है उसका ऑर्डर कम है। तो अब आपने आंसर देखना है पार्ट बाय पार्ट के A B C आपसे क्या पूछा गया। पहले आपको क्वेश्चन की समझ आ गई कि क्या बात कर रहा है। अब देखें, इफ़ A people ऑर्डर एग पराठा, अगर A people, मतलब A का मतलब वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब अलजबरा बनाना है हमने। तो कहता है अगर A people जो है उन्होंने एग पराठा ऑर्डर किया, अब आपके माइंड में ये रहना चाहिए रिलेशन जो 2 और 5 का है। हाउ मैनी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा, तो बताएं अगर A people एग पराठा को ऑर्डर कर रहे हैं तो उतनी देर में प्लेन पराठा कितने लोग ऑर्डर कर चुके होंगे। तो क्या रेशो देखी थी आपने 2/5, तो नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा, इसको लिख लें, जो आपका A पार्ट का आंसर बनेगा नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू, यही पूछा था ना उसने कितने, हाउ मेनी पीपल। तो पार्ट A का आंसर के नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएंगे कि A पीपल ने ऑर्डर किया तो आपके पास 2:5 जो मतलब रेशो थी एक, कि जितनी देर में A पीपल एग पराठा ऑर्डर करेंगे उतनी देर में 5/2 इनटू A लोग, मतलब अभी लिख क्यों रहा हूँ ये रेशो की फॉर्म में, क्योंकि जितनी देर में 2 ऑर्डर किए जाएंगे इतनी देर में 5 पराठा प्लेन ऑर्डर हो चुके होंगे। अब यहाँ A की जगह आपको वैल्यू रख के पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप जनरली, ये तो जनरल फॉर्म में लिखा है ना मैंने। अब आप क्या करें, A की जगह कोई भी वैल्यू लेट कर लें कि इतने लोग आए उन्होंने ऑर्डर किया, तो देखिएगा आपके वो रेशो 5 बनेगी। कैसे, आप लेट करें अपने माइंड में कि A की जगह 10 लोग हैं, 10 people ऑर्डर एग पराठा, ठीक है, तो जितनी देर में 10 people एग पराठा करेंगे A की जगह 10 पुट करें ना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5s are 10, 5 5s are 25। तो मतलब जितनी देर में 10 लोगों ने एग पराठा ऑर्डर किया उतनी देर में 25 लोग प्लेन पराठा ऑर्डर कर चुके थे। और यही रेशो थी कि फॉर एवरी 2 people देर आर 5 people। तो यहाँ भी देखें 10 उधर 25, तो 2 की रेशो देखें 25 पूरी होती है। तो बड़ा सिंपल सा पैटर्न है कि अगर आपको बात की समझ आ चुकी हो तो फिर आप अगला पार्ट इसका देख सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी पार्ट देख ले इसका यहीं पे। बी पार्ट, इफ़ बी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा, तो अगेन ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। बी पार्ट नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं, जस्ट रेशो ऑपोजिट हो जाएगी इसमें कि नंबर ऑफ पीपल। अब कह रहा है जितनी देर में बी लोगों ने प्लेन पराठा ऑर्डर किया, बताएं एग पराठा कितना ऑर्डर होगा, तो ये 2/5 बी हो जाएगा। अगेन वही बात कि बी की जगह कोई भी रख के लेट करें अपने माइंड में कि लेट सपोज 20 लोग आए थे ऑर्डर करने,
ये 25 जो पिछला अभी हमने किया 25 करें। 25 लोग आए थे प्लेन पराठा ऑर्डर करने, 25 रखें बी की जगह, वैल्यू पुट कर दें, 5 से कटिंग करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, तो 5 2 10। वही बिल्कुल ए पार्ट का रेप्लिकेट हो जाएगा कि जितने में 10 लोग एग पराठा करते हैं 25 लोग कर चुके होंगे प्लेन पराठा। ऑपोजिट हो गया, अगर 25 लोग करते हैं प्लेन पराठा तो इतनी देर में 10 लोग कर चुके होंगे एग पराठा ऑर्डर। तो दैट मीन्स आपकी जो रेशो है 2:5 या 5:2 ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। लास्ट पार्ट देखें कि इफ़ देयर आर अ टोटल ऑफ C पीपल इन द शॉप, हाउ मैनी ऑफ देम ऑर्डर एग पराठा। अगर टोटल शॉप में C लोग थे, C मतलब ओवरऑल थे ही, मतलब C पर्सन्स थे, बताएं कितने लोगों ने एग पराठा ऑर्डर किया होगा। तो यही तो हमारी रेशो थी कि हर 7 पर्सन्स में से 2 पर्सन्स जो हैं वो एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं, 5 पर्सन्स जो हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं प्लेन पराठा। सो सिंपल हो गया कि नंबर ऑफ पीपल, वही जो आप लिख रहे थे उसी को लिखें, PEOPLE, नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएगा, ओवरऑल 7 पर्सन्स थे, C का मतलब 7 ही लोग हैं। हमने रेशो ये देखी थी कि हर 7 में से 2 पर्सन्स जो हैं, ये C मैंने पहले क्यों लिखा, इसको आप चाहें तो बाद में लिख लें, लेकिन सिंपल बात समझने की ये है कि शुरू में हमने ये कहा था कि हर 7 पर्सन्स में से 2 पर्सन्स ऑर्डर करेंगे एग पराठा। तो अब C मैंने इसलिए साथ लिख दिया कि उसने कहा था कि अगर टोटल C पीपल आ रहे हैं तो बताएं कितने एग पराठा ऑर्डर करेंगे। यहाँ तो बड़ा सिंपल है, अपने माइंड में ज़रा C लेट करें ना। इफ़ देयर आर अ टोटल ऑफ C पीपल इन द शॉप, मैं कहता हूँ एक टाइम में को 28 लोग आ गए शॉप पे अचानक से, ठीक है। 28 मतलब आपके पास C की वैल्यू है, यही उसने कहा था ना, इफ़ देयर आर टोटल C पीपल इन द शॉप। मैं कहता हूँ C वैल्यू 28 है। अब 28 अगर लोग एक साथ आएँ तो ये फार्मूला मुझे कैसे बताएगा। अगर मैं 2/7 C की जगह 28 करता हूँ, ज़रा देखें ना, ये आपको मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 7 1s are 7 4s are 28। अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 4s are क्या आएगा, 2 4s are 8। चेक करें आप ज़रा, रेशो बनाएं कि 28 लोगों में से कितने लोगों ने एग पराठा ऑर्डर किया, 8 लोगों ने। तो ये वो 7 की रेशो है कि हर 7 में से, ये तो हमने शुरू में कहा था ना 2 + 5, कि हर 7 लोग जो दुकान पे आते हैं उनमें से 5 खरीदते हैं प्लेन पराठा, 2 खरीदते हैं एग पराठा। तो यही वो 28 की रेशो है। 28 को ज़रा डिवाइड करें ना, 7 का मल्टीपल 7 7 7 7 7 4 28। तो हर 7 लोगों में कितने लोग खरीदेंगे एग पराठा, इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2। तो क्या 2 2s are 4 4 2s are 8 नहीं बनता, क्या नीचे 28 नहीं बनता। तो बड़ी आसान सी एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन जब आप उनको जनरल फॉर्म में ABC की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब आप वेरिएबल की फॉर्म में बात कर रहे हैं। अब यहाँ 28 भी आ सकता था, 49 भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था कि जब आपके पास C की वैल्यू कुछ भी लोग आएँ तो उसको कैसे आपने रिलेट करना है। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। जो से प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी है वो भी आपको पता है सारा, कि हमने पार्ट 1 की वीडियो में, पार्ट 2 की वीडियो में अलजबरा की सारी बेसिक इसीलिए बता दी थी कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो आपकी लाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, जो पार्ट 2 की वीडियो उसमें बात हुई। सो यहाँ आके अलजबरा आपका रियल वर्ल्ड पे अप्लाई होते हुए भी आपने देख लिया कि कैसे रियल वर्ल्ड की एग्जांपल जो है वो आपको बताती हैं इन चीज़ों के बारे में। स्टिल कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।